कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। तो पिछले वीडियो में हमने भारतीय नागरिकता के विषय में यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 तक की बात की थी। मैं आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 है वो केवल उसी दिन तक के लिए था जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था या संविधान जिस दिन लागू हो रहा था। या ये मैं कहना चाहूं या ये कहें कि जिस दिन संविधान लागू हो रहा था उस दिन तक भारत का नागरिक कौन कौन होगा ये बताया गया था अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। लेकिन 26 जनवरी 1950 यानी कि जिस दिन संविधान लागू हो गया उस दिन के बाद भारत का नागरिक कौन कौन होगा ये कैसे डिसाइड होगा। तो आपको याद होगा कि हमने बात करी थी एक अनुच्छेद की जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो संविधान का जो आर्टिकल 11 है, ये संविधान का आर्टिकल 11 संसद को इस बात की शक्ति देता है कि वह भारतीय नागरिकता के संबंध में उचित उपबंध या उचित कानून या उचित संशोधन कर सकेगी। और भारतीय संसद ने अपनी अनुच्छेद 11 की शक्ति का प्रयोग करके एक नया भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। तो आज हमें जो नागरिकता मिलती है वो नागरिकता इसी अधिनियम के तहत मिलती है। आज आप, मैं या हमारे आने वाले बच्चे जो भारत के नागरिक होंगे वो किस तरह से हैं वो इस आधार पर है। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 तक जिसको नागरिक बनना था वो बन चुका। उसके आगे नागरिकता कैसे दी जाएगी इसका जो तरीका बनाया गया वो बताया गया भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में। तो इसमें क्या कहा गया, सुनो, बात को सुनना बेटा। इसमें नागरिक बनने के बेसिकली आपको 5 तरीके बताए गए हैं। सुनना बेटा गौर से, मैं बात कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं आज भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की। इसको हम 2 हिस्सों में पढ़ते हैं, नागरिक बनने के तरीके और दूसरा पढ़ेंगे नागरिकता हटने के तरीके। बात को सुनना बेटा, गौर से सुनना और समझते जाना। आपसे एक अनुरोध है कि आप नोट्स बनाएं। सामान्यतः मैं नोट्स के लिए नहीं कहता हूं पर लिख लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि जब आप किसी चीज को लिखते हो तो आपके दिमाग में छप जाता है। केवल सुना हुआ याद नहीं रहता, सुनने के साथ अगर आप लिख रहे हो तो वो आपके दिमाग में छप जाएगा और आपको एक लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं और मेरी बातों को गौर से सुनते जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं लिखूंगा नहीं, केवल समझाऊंगा, केवल बताऊंगा, तो उन पर आपको ध्यान रखना होगा। तो नागरिक बनने के बेसिकली हमारे पास 5 तरीके हैं। पहला तरीका है जन्म से। पहला तरीका है जन्म से। दूसरा तरीका है वंश परंपरा या रक्त संबंध से। जो तीसरा तरीका है वो है पंजीकरण। जो चौथा तरीका है वो है देशीयकरण। और जो 5वां तरीका है वो है
भूमि अर्जन। तो बेटा 5 तरीके हैं भारत में नागरिक बनने के, आप देख लीजिए, लिखते जाइए साथ में। 5 तरीके हैं भारत में नागरिक बनने के और 3 तरीके हैं भारत से नागरिकता छोड़ने के। पहला तरीका है स्वयं छोड़ देना। दूसरा तरीका है वंचन। और तीसरा है छीनना। अब ये वंचन क्या है या छीनना क्या है, मैं सब पर एक लंबी चर्चा करूंगा, एक एक चीज को समझाऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो मैथ्स बाय ध्यानु सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई डाउट है जरूर पूछें, ठीक है। तो देखो, नागरिकता में जितना कुछ हो सकता है मैं आपको सब समझाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा नागरिकता के विषय में जो आपको पता नहीं होगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए और देखते जाइए। तो मैं एक एक चीज पर बात करूंगा, एक एक चीज पर बात करूंगा। ढंग से सुनते जाना और समझते जाना। संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो संविधान में जो नागरिकता दी गई थी वो उस वक्त के लोगों को दी गई थी जो उस वक्त भारत में रह रहे थे। लेकिन बहुत सारी कमियां थी, कोई भी चीज पूर्ण नहीं होती। तो संविधान में अलग अलग समय पर अलग अलग संशोधन किए गए। संविधान में अलग अलग समय पर अलग अलग संशोधन किए गए और उन संशोधनों के माध्यम से भारतीय नागरिकता अधिनियम में मूलभूत वे परिवर्तन किए गए जो भारतीय नागरिकों के लिए या बाहर से आने वाले लोगों के लिए नागरिकता संबंधी ऐसी सुविधाएं प्रदान कर सकें जिससे उन्हें भी भारत की नागरिकता मिल सके, या ऐसा कोई काम ना हो जाए जिससे किसी ऐसे व्यक्ति को नागरिकता मिल जाए जो उस नागरिकता को डिजर्व ना करता हो। तो समझिए बात को। भारतीय संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 से आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन तक भारतीय नागरिकता अधिनियम में कुल मिलाकर 9 बार परिवर्तन हो चुका है। जिसमें सबसे पहला परिवर्तन आपने 1957 में देखा। ये बात हो रही है भारतीय नागरिकता अधिनियम बनने के बाद, क्योंकि जो नागरिकता अधिनियम 1955 को बना उसमें भी बहुत सारी कमियां थी। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में जो बना उसमें बहुत सारी कमियां थी और उन कमियों को अलग अलग संशोधनों के माध्यम से समय समय पर दूर किया गया और वही संशोधन मुख्य आधार बने। आज तक कुल मिलाकर 9 बार भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में चेंज किया जाता है। कुल मिला के कितनी बार? 9 बार। जो पहला चेंज किया गया वो किया गया 1957 में। उसके बाद अगला चेंज किया गया 1960 में। उसके बाद अगला चेंज किया गया 1985 में। ये परिवर्तन इसलिए किए जा रहे हैं कि समय समय पर नागरिकता संबंधी अनेक समस्याएं आती रहीं और उन समस्याओं को दूर करना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी था। इसके बाद जो चेंज किया गया वो 1986 में किया गया। उसके बाद 1992 में, 2003 में, लिख देता हूं मैं, 1992 में, 2003 में, ये सारे परिवर्तन कहीं ना कहीं विदेशी नागरिकों की वजह से या भारतीयों की वजह से अलग अलग समय पर किए जाते रहे। इसके बाद एक परिवर्तन किया गया 2005 में, माफी चाहूंगा, 2000 अभी तक जो परिवर्तन लास्ट किया गया है वो 2019 में किया गया है और उसको लेकर आपने बहुत ज्यादा विवाद देखे हैं। ये कुल मिला के 9 बार परिवर्तन किए गए हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम में। 2019 में आपने शाहीन बाग का मुद्दा देखा है, या देश में बहुत सारी जो जगह पर धरने प्रदर्शन हुए थे मुस्लिमों को लेकर, जिसको CAA या NRC का नाम दिया गया, वो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसके पूरे के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको इनसे कोई मतलब नहीं है। तो बात को समझिए। सबसे पहले समझते हैं नागरिक बनने के तरीके। तो देखो, नागरिक बनने के तरीके देखो, 26 जनवरी 1950 तक जिसे नागरिक बनना था वो बन चुका। उसके बाद जो नागरिकता दी गई वो दी गई 5 तरीके से, जिसमें सबसे पहला तरीका है जन्म से।
जिसमें सबसे पहला तरीका है जन्म से। इसमें यह कहा गया कि 26 जनवरी 1950 से पहले जन्म लेने वाला हर नागरिक भारतीय माना जाएगा। 26 जनवरी 1950 से पहले, पहला सुन लीजिए, 26 जनवरी 1950 से पहले जन्म लेने वाला, से पहले भारत की सीमा में, ये याद रखना, ये बात भारत में हो रही है, ये जन्म भारत में होना जरूरी है, ये जन्म भारत में होना जरूरी है। तो 26 जनवरी 1950 से पहले जन्म लेने वाला हर व्यक्ति भारतीय होगा। मतलब इसके लिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है, तो आप भारतीय होंगे। यही नियम था जन्म के आधार पर। लेकिन इसके साथ बहुत सारी समस्याएं थी। इसके साथ समस्याएं ये थी कि जैसे कोई विदेशी भारत में आ गया, मान लीजिए उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और यहां घूमने फिरने के लिए आया। अब वाइफ प्रेग्नेंट है और डिलीवरी का टाइम है, मान लीजिए 1 या 2 महीने का समय है, वो भारत में घूम रहा था, अचानक उसकी वाइफ की डिलीवरी होती है, हॉस्पिटल जाता है। अब जब जन्म लेगा भारत में, सुविधाएं तो देनी पड़ेंगी आपको। जब जन्म भारत में लेगा तो उसके बच्चे को बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया। अब जब बर्थ सर्टिफिकेट मिला है तो वो भारत में पैदा हुआ है और इस आधार पर वो भारत की नागरिकता का दावा कर सकता था और मिली भी। बहुत सारे लोगों को केवल इसी आधार पर भारत में नागरिकता मिलने लगी कि उनका जन्म केवल भारत में हुआ था। कोई पाकिस्तान से कूद आया, कोई बांग्लादेश से आ गया, कोई श्रीलंका से आ गया, कोई म्यांमार से आ गया, यहां पर बस बच्चा पैदा कर ले भारत में और उसके बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब समस्या ये है कि अगर बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी तो बच्चे को अधिकार है रहने का। अब अधिकार है तो माँ बाप ये कहते थे कि जब बच्चा रहेगा तो उसके पालक कहाँ रहेंगे, बच्चे को पालने वाले भी तो वही रहेंगे, तो वो भी अप्लाई करने लगते थे। तो ये बहुत सारी समस्याएं हुई। इस वजह से 1 जुलाई 1987, बेटा सुनते जाना 1 जुलाई 1987 को एक संशोधन किया जाता है और इस संशोधन में कहा जाता है कि जन्म लेने वाले के माता या पिता या दोनों में से कोई भारतीय हो। तो अब एक प्रतिबंध लगा दिया गया 1 जुलाई 1987 को। 1 जुलाई 1987 को एक प्रतिबंध लगा दिया गया कि जन्म लेने वाले बच्चे का कोई ना कोई भारतीय होना जरूरी है। या तो उसकी माता भारतीय हो, या उसका पिता भारतीय हो, या दोनों भारतीय हो। तो इसके साथ भी बहुत सारी समस्याएं हुई। अब बच्चा तो पैदा है, उसकी या तो माँ भारतीय है, या पिताजी भारतीय हैं, या दोनों भारतीय हैं। दोनों भारतीय हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई एक भारतीय है तो समस्या होती। समस्या क्या थी कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आया, या बांग्लादेश से आया, या श्रीलंका से आया, या अमेरिका से आया, और उसके मन में उद्देश्य कुछ अलग है। जब उद्देश्य अलग है तो वो यहाँ पर आता है, किसी महिला से शादी करता है। और महिला से शादी कर ली तो वो तो अमेरिका का है या कनाडा का है, कहीं का भी है, लेकिन उसकी बच्चे की माँ तो भारतीय है। या कोई महिला आती है, किसी पुरुष से शादी करती है तो उसके पिता तो भारतीय हैं और शादी कर ली, और जब बच्चा भारतीय हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को तो मिलनी है। अब ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति भी अप्लाई करने लगता था कि भाई जब बच्चा मेरा यहाँ रहेगा तो मैं कहाँ रहूँगा, तो वो भी अप्लाई करता था। तो ये समस्याएं बहुत सारी आने लगी कि भाई किसी एक का भारतीय होना तो ठीक है। अब जैसे कोई व्यक्ति कुछ दिन के लिए भारत में आया, यहाँ पर किसी महिला के साथ रहा, शादी की या ना की वो अलग बात है, लेकिन अगर बच्चा हुआ तो वो बच्चा भारतीय है तो पिता भी भारतीय की लिए रजिस्ट्रेशन या जमाइन करने लगेगा। तो ये बहुत सारी समस्या हुई। तो इसको भी हमने बदला।
ये नियम जब तक चलता रहा, बात सुनना, 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक जितने लोगों को भारतीय नागरिकता मिल गई वो मिल गई। याद रखना, जब भी कभी कोई संशोधन होता है तो वो भविष्य के लिए होता है, उस दिन तक जो काम हो चुका है वो उस पर इम्पैक्ट नहीं डालता। जैसे 1 जुलाई 1987 से पहले अगर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल गई, चाहे वो कैसे भी मिली हो, जन्म के आधार पर अगर मिल गई, तो उससे उसकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। लेकिन 1 जुलाई 1987 के बाद नियम बनता है कि माता पिता या दोनों में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है। तो हमने क्या किया कि एक और चेंज किया बेटा, एक और चेंज किया 3 दिसंबर 2000, 3 दिसंबर 2004, 3 दिसंबर 2004 को एक संशोधन आता है, एक संशोधन आता है कि यदि माता या पिता में से कोई एक भारतीय है, देखो अगर दोनों भारतीय हैं तो समस्या खत्म होती है, में से कोई एक भारतीय है, कोई एक भारतीय है, तो दूसरा अप्रवासी या अवैध नागरिक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो बेटा जो बात मैं अभी आपसे कर रहा था कि ऐसे लोग जो इंटेंशनली भारत में आते थे किसी गलत काम के लिए, उनके लिए ये एक एक्ट बनाया गया कि ठीक है, बच्चे की माता या पिता में से कोई एक भारतीय है और जो दूसरा व्यक्ति है वो भारतीय नहीं है, तो वो व्यक्ति अप्रवासी नहीं होना चाहिए और अवैध नागरिक नहीं होना चाहिए। अप्रवासी क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति अमेरिका से या कहीं किसी देश से भारत में आया, पासपोर्ट उस देश का है, वीजा यहाँ का लिया, अब उसने वीजा लिया था मान लीजिए 6 महीने का या साल भर का, उसका वीजा खत्म हो चुका, उसका वीजा खत्म हो चुका है, लेकिन वो भारत से नहीं गया, तो उस व्यक्ति को अवैध माना जाएगा, अप्रवासी माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति जिनकी जो टाइम लिमिट है वो पूरी हो चुकी है, उसके बावजूद भारत में रह रहे हैं या गलत तरीके से भारत में घुस आए हैं, ऐसे व्यक्तियों को अवैध और अप्रवासी कहा जाता है। तो उस बच्चे के माता या पिता जो भी दूसरा व्यक्ति है उसका अवैध अप्रवासी नहीं होना चाहिए, तो ही उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। बात फिर से समझना, ये जन्म के आधार पर हम जो बात कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी बात हम भारत की राज्य सीमा क्षेत्र के अंदर जन्म लेने वाले बच्चे के लिए कर रहे हैं, उस बच्चे के लिए नहीं कर रहे हैं जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ हो। क्या इतनी बात बेटा आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो ये बेसिकली 3 बातें आपको दिमाग में रखनी है कि जन्म से भारत में, जन्म के आधार पर केवल उसी बच्चे को भारत में अब वर्तमान में नागरिकता केवल उसी को मिलेगी जिसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो। अगर दोनों हैं तो बात ही खत्म है। जैसे मैं हूं, हमारे पिताजी हैं या हमारे आने वाले बच्चे होंगे, इनको कोई समस्या नहीं है, उनको तो नागरिकता जन्म के आधार पर मिल ही जाएगी क्योंकि उनके तो माता या पिता कोई भी भारतीय है। लेकिन अगर कोई एक भारतीय नहीं है तो उसका जो रहना है भारत में वो लीगल होना चाहिए, इनलीगल रहेगा तो उस बच्चे को नागरिकता नहीं मिलेगी। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? दूसरी बात करते हैं वंश परंपरा से, दूसरी बात करते हैं बेटा हम वंश परंपरा से। वंश परंपरा के आधार पर क्या होता है वंश परंपरा? वंश परंपरा या रक्त संबंध। बेटा अभी बात मैंने की थी कि भारत की राज्य सीमा क्षेत्र के अंदर अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी। लेकिन तब क्या होगा कि जब किसी बच्चे का जन्म भारत की सीमा के बाहर हो, जब किसी बच्चे का जन्म भारत की सीमा के बाहर हो तो उसको भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी। तो इसके लिए समझना बेटा, इसके लिए समझना कि बात करते हैं हम 1955 तक,
बात करते हैं 1955 तक। 1955 तक एक नियम था, 1955 तक एक नियम था कि यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश में होता है, क्या था? यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश में होता है, विदेश में होता है। अब वो विदेश कुछ भी हो सकता है, वो विदेश कुछ भी हो सकता है, होता है, और उसका पिता, पिता शब्द को बेटा ध्यान से सुनना, केवल पिता, केवल पिता लिखा हुआ है, केवल पिता लिखा हुआ है 1955 तक, केवल पिता, केवल पिता भारतीय है, केवल पिता भारतीय है, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी, भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन बेटा इसके साथ एक समस्या थी कि भारत एक बड़ा महान देश है और यहां पर इक्वेलिटी है, यहां पर इक्वेलिटी है। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई अगर किसी बच्चे की मां भारतीय है तो क्या आप उस बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं देंगे? तो बड़ी समस्या का विषय बना कि भारत जो एक वक्त महिला प्रधान देश हुआ करता था, जहां महिलाओं को बहुत ज्यादा समान सम्मान है, यत्र नार्यस्तु पूज्ये रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फला क्रिया, ऐसी बातें करने वाला भारत एक मां के आधार पर बच्चे को नागरिकता क्यों नहीं देना चाहता? प्रश्न था। तो बेटा इसमें एक चेंज किया गया, इसमें एक चेंज किया गया और कहा गया कि अगर किसी बच्चे की मां या बाप कोई भी भारतीय होगा तो भी उसको नागरिकता दी जाएगी, तो भी उसको नागरिकता दी जाएगी। और ये जो अमेंडमेंट है, ये संशोधन है, ये किया गया 10 दिसंबर 1992, 10 दिसंबर 1992 को एक संशोधन किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि अगर किसी विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे के माता या पिता, माता या पिता कोई भी भारतीय है, कोई भी भारतीय है, तो जन्म लेने वाले बच्चे को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इसके भी फायदे उठाए जाने लगे। देखो भारत बड़ा शानदार देश है, हर आदमी चाहता है कि मेरा जन्म भारत में हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत में हुआ है, ऋषियों की भूमि है, तपोभूमि है। तो क्या होता था इसमें कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसका कोई गलत उद्देश्य है, जिसका इंटेंशन अलग है, उसने भारत की महिला से शादी कर ली, बहला फुसला की किसी भी तरह से। अब शादी कर ली तो कोई बच्चा हुआ। अब जब बच्चा हो गया तो नागरिकता की डिमांड करे, वो बच्चा तो नागरिक बन ही जाएगा, अपने आप ही बन जाएगा, उसको तो कुछ करना ही नहीं है, वो बच्चा नागरिक बन जाएगा। अब जब बच्चा नागरिक बन जाएगा तो जाहिर सी बात है पालक भी डिमांड करेंगे कि हमें भी नागरिक बनाओ, लेकिन बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा? तो ऐसी स्थिति में बड़ी समस्या का विषय बनने लगा कि भाई वे सारे लोग जो गलत उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते थे, कुछ नहीं करते, केवल भारतीय महिलाओं से शादी कर लेते। जैसे जम्मू कश्मीर की किसी महिला से किसी ने शादी कर ली और अब वो कहने लगा कि नहीं भाई हमें भी भारत की नागरिकता दो क्योंकि हमारा बच्चा भारतीय है। तो ऐसी स्थिति में बड़ी समस्या का विषय बन गया, बड़ी समस्या का विषय बन गया। और एक समस्या और भी थी, जैसे किसी महिला ने शादी कर ली, किसी महिला ने किसी विदेशी पुरुष से शादी कर ली। अब शादी को हो गए करीब 16, 17, 18 साल, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा भी बड़ा हो गया। अब उनके दिमाग में आया कि क्यों ना भारत की नागरिकता ले ली जाए, क्यों ना भारत की नागरिकता ले ली जाए। अब पहले नागरिकता बच्चे को मिलनी चाहिए, मिलनी क्यों चाहिए? क्योंकि बच्चे की मां या बाप कोई एक भारतीय है। तो अब इसमें बहुत समस्याएं थी कि लोग क्या है कि तुरंत अप्लाई नहीं करते थे, एक लंबे समय तक इंतजार करते थे, उसी देश में बने रहते थे, और वो बच्चा भी करीब 16, 17, 18 साल या 20, 22 साल, 24 साल तक का हो जाता था, वो अप्लाई करता था। तो बड़ी समस्या का विषय था। तो इसमें एक चेंज किया गया 3 दिसंबर 2004 को। 3 दिसंबर 2004 को एक संशोधन किया गया कि यदि
यदि विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे के माता या पिता में से कोई एक भारतीय है। देखो, अगर दोनों भारतीय हैं तो भी, दोनों भारतीय हैं तो भी, लेकिन अगर एक भारतीय है तो क्या होगा? भारतीय है तो उन्हें 1 वर्ष के भीतर 1 वर्ष के अंदर बच्चे की नागरिकता के लिए पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करवाना होगा। तो बेटा इसमें क्या कर दिया गया? इसमें क्या कर दिया गया? एक टाइम लिमिट फिक्स कर दी गई। इसमें एक टाइम लिमिट फिक्स कर दी गई कि भैया ऐसा नहीं है कि आपका जब मन करेगा तब आपका बच्चा भारतीय नागरिकता के लिए डिमांड करेगा। जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है उसके 1 वर्ष के अंदर अंदर आपको भारत के दूतावास में, अगर भारत में वहां पर दूतावास नहीं है तो भारत में आकर आपको उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर किसी कारण से आप 1 वर्ष के भीतर या 1 वर्ष के अंदर उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं तो फिर आपको भारत की केंद्र सरकार को एक आवेदन देना होगा। अगर आप 1 वर्ष के भीतर नहीं करवा पाए, किसी कारण से नहीं करवा पाए, लेट हो गए, तो आपको केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी और केंद्र सरकार इस बात को वेरीफाई करेगा कि जो व्यक्ति भारत की नागरिकता मांग रहा है कहीं उसका कोई इंटेंशन गलत तो नहीं है, और उस आधार पर केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको भारत की नागरिकता दे या नहीं दे। तो इस बात को बेटा याद रखना, एक और बात, इसमें एक और बात याद रखनी है बेटा आपको। इसमें एक और बात याद रखनी है कि मान लीजिए कि कोई भारत की महिला है और अमेरिका चली जाती है और अमेरिका के किसी पुरुष से शादी कर लेती है। अब बच्चा हो गया। अब बच्चा इस आधार पर भारत की नागरिकता मिल ही जाएगी। रजिस्ट्रेशन उसने करवा लिया और भारत की नागरिकता मिल गई। चूंकि बच्चा तो नाबालिग है। अब बच्चे के पास 2 तरह की नागरिकता होंगी। उसके पास अमेरिका की भी नागरिकता होगी क्योंकि अमेरिका का उसका पिता है, भारत की भी नागरिकता होगी क्योंकि भारत की उसकी माँ है। तो नाबालिग बच्चे के पास तो पूरी नागरिकता रहेंगी। कब तक? जब तक वो 18 साल का ना हो जाए। जब बच्चा बालिग हो जाएगा या 18 वर्ष का, भारत में जो वयस्क मताधिकार की आयु है वो 18 वर्ष है। 18 वर्ष का होने के बाद उस बच्चे को अन्य देश की नागरिकता छोड़नी होगी। बेटा याद रखना, क्योंकि वो भारत की नागरिकता चाहता है, अगर वो भारत की नागरिकता चाहता है तो वो 2 नागरिकता नहीं रख सकता है। उसे जिस देश में वो रहता है उसे उस देश की नागरिकता छोड़नी होगी 18 वर्ष के होने पर। अगर वो उस देश की नागरिकता रखेगा तो फिर उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। इस बात को भी ध्यान रखना बेटा। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? ठीक है, बात करते हैं तीसरे तरीके पर, जो है हमारा पंजीकरण। क्या है बेटा? पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन, जो आप कहना चाहो। पंजीकरण क्या है इसमें? बेटा बात को सुनो। अभी हमने 2 बातें करी, जन्म से और वंश परंपरा से। बेटा जन्म से और वंश परंपरा में एक बात तो क्लियर थी कि एक का जन्म भारत में हुआ है, वो जन्म के आधार पर मांग रहा है, और जन्म के साथ साथ उसके माता या पिता किसी एक का भारतीय होना जरूरी है। भारतीय नागरिक होना जरूरी है, भारतीय होना जरूरी नहीं है, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। भारतीय होने से कुछ नहीं होता बेटा। बात याद रखना, भारतीय होने में
भारतीय होने में और भारतीय नागरिक होने में, भारतीय नागरिक होने में बहुत अंतर है बेटा। भारतीय होने में और भारतीय नागरिक होने में बहुत अंतर है। जैसे मैं बात करूं, अभी हाल ही में इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक, वो भारतीय मूल के हैं पर भारतीय नागरिक नहीं है। भारतीय मूल के तो हैं पर भारतीय नागरिक नहीं है। भारतीय मूल का मतलब है कि उस व्यक्ति के दादा परदादा के पिताजी कोई ना कोई भारतीय था, इस वजह से जो उसका डीएनए है वो भारतीय है। वो रहता विदेश में है, कभी भारत आया भी नहीं है और कभी भारत आना चाहता भी नहीं है। बस उसका जो वंश है, उसका जो डीएनए है वो भारतीय है, लेकिन वो भारतीय नागरिक नहीं है। ऐसे हजारों लोग हैं जो किसी समय भारत से बाहर चले गए और अब वहीं रहते हैं, अब वे वापस भारत नहीं आते, तो वे भारतीय मूल के तो हैं पर वे भारतीय नागरिक नहीं है। तो हम बात कर रहे थे जन्म में माता या पिता किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी था, और दूसरी बात करी हमने वंश परंपरा की। वंश परंपरा में भी किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी था। अगर बच्चा भारत में जन्म लेगा तो जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी, अगर विदेश में जन्म लेगा तो रक्त परंपरा या वंश परंपरा के आधार पर उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम तीसरा, पंजीकरण। इसमें क्या है, पंजीकरण में क्या है बेटा कि पंजीकरण में वो व्यक्ति, बात को सुनना बेटा, पंजीकरण में वो विदेशी मूल के व्यक्ति, वो भारतीय मूल के विदेशी व्यक्ति, भारतीय मूल के विदेशी। देखो, भारतीय मूल के विदेशी का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जिनका डीएनए तो भारतीय है लेकिन उनके ना तो माता ना पिता कोई भी भारतीय नहीं है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के परदादा के पिताजी इंग्लैंड चले गए अंग्रेजों के समय में, 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के टाइम पे, अब वो वहीं रहते हैं। अब इतने लंबे समय से वहां पर रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है भारत के नागरिक तो नहीं बचे, क्योंकि भारत की नागरिकता तो हमने शर्तें पढ़ ली हैं पूरी, जो हमने पढ़ा था अनुच्छेद 5 से लेकर 9 तक, उसमें सब पढ़ाया था मैंने आपको। तो ऐसे व्यक्ति भारत के नागरिक तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये तो है कि भारत बहुत शानदार देश है। देखो, हर कोई भारत आना चाहता है। जब आप मुगलों की बात करें या किसी भी बात करें तो लुटेरे और आक्रांता भारत में आए, लेकिन भारत उनको इतना सुंदर लगा कि यहीं पर बस गए। तो मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का है, भारतीय मूल का है, लेकिन उसके ना तो माता ना पिता भारत के हैं, कोई भी भारत का नहीं है, और उसका जन्म भी भारत में नहीं हुआ। तो ऐसा व्यक्ति अगर भारत के लिए भारत की नागरिकता चाहता है तो क्या? तो बेटा याद रखना, उसकी कम से कम चौथी पीढ़ी का कोई व्यक्ति भारतीय होना चाहिए। कोई व्यक्ति भारतीय होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। सर ये चौथी पीढ़ी का मतलब क्या है? भारतीय नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। याद रखना, भारतीय नागरिक। सर चौथी पीढ़ी का मतलब क्या है? जैसे मैं हूं, मैं चौथी पीढ़ी हूं, मुझसे पहले क्या था? मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी से पहले मेरे दादाजी, दादाजी से पहले मेरे परदादा। तो इन चारों में से अब जैसे मैं अप्लाई करना चाहूं, मान लीजिए मैं इंग्लैंड में रहता हूं और मेरे परदादा के पिताजी विदेश वहां इंग्लैंड चले गए थे, परदादा के पिताजी, इनके पिताजी, तो ऐसी स्थिति में मैं भारत के लिए अब अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि चौथी पीढ़ी का मतलब है मेरे पिता हों या तो मेरे पिताजी भारतीय रहे हों तो मुझे वंश के आधार पर मिल जाएगी। अगर उनके पिताजी रहे हों या उनके पिताजी अगर भारतीय नागरिक थे, अगर उनके पिताजी भारतीय नागरिक थे, देखो बात कर रहे हैं हम आज तक की, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन तक की बात कर रहा हूं बेटा मैं आपके साथ, कि मान लीजिए आज कोई ऐसा व्यक्ति जो साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, रसिया में, चाइना में कहीं भी रहता है और वो भारतीय मूल का है, तो उसको अगर भारत की नागरिकता लेनी है तो उसको 4 पीढ़ी ऊपर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या कि 4 पीढ़ी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत का नागरिक था
या तो उसके पिताजी या उसके दादाजी या दादाजी के पिताजी परदादाजी भारतीय नागरिक थे। अगर कोई था तो वो भारत के लिए, भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आ जाए और सीधे सीधे अप्लाई कर दे, नहीं, ऐसा नहीं है कि उसने कहा कि देखो देखो मेरे परदादाजी भारतीय नागरिक थे, मेरे परदादाजी भारतीय नागरिक थे। देखो इसको बोलते हैं हम PIO। क्या बोलते हैं? ऐसे व्यक्तियों को हम PIO बोलते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पिताजी भारतीय नहीं थे, जिसकी मां भारतीय नहीं थी, जिसका जन्म भारत में नहीं हुआ, विदेश में रहता है, केवल एक ही बात है कि वो भारतीय मूल का है। अगर वो भारत में रहना चाहता है तो क्या होगा? तो उसे अगर भारत का नागरिक बनना है तो कम से कम 7 वर्ष भारत में रहा हो, कम से कम। जरूरी नहीं है लगातार रहा हो, लेकिन उसने भारत में कम से कम 7 वर्ष तक निवास किया हो, कम से कम भारत में 7 वर्ष तक निवास किया हो। इसके अलावा जिस दिन वो अप्लाई कर रहा है, जिस दिन वो आवेदन दे रहा है भारतीय नागरिक बनने के लिए, वो जिस दिन आवेदन दे रहा है उस आवेदन की तिथि से पहले, मेरी बातों को सुनना, हो सकता है कि मैं छोटा लिख रहा हूं तो आपको दिक्कत आए, मेरी बातों को सुनते रहना। आवेदन की तिथि से पहले लगातार 12 माह तक, इस दौरान देखो, इस 7 वर्ष में मैंने नहीं कहा कि उसको लगातार 7 वर्ष में भारत रहना चाहिए। हो सकता है कुछ समय के लिए विदेश चला गया हो लेकिन भारत वापस आ गया हो, लेकिन 7 वर्ष का टाइम पीरियड भारत में वो रहा हो, 7 वर्ष के टाइम पीरियड तक भारत में रहा हो। जिस दिन वो आवेदन दे रहा है उस दिन की डेट से लगातार 12 माह पहले तक भारत में रहा हो, ये याद रखना। लगातार 12 महीने तक भारत में रहा हो, याद रखना। और इसके बाद उसने किया हो आवेदन, क्या किया हो? आवेदन किया हो। अगर ये सब सारी शर्तें पूरी करता है तो वो व्यक्ति भी भारत का नागरिक बन सकता है। तो वो व्यक्ति पंजीकरण की शर्त के तहत भारत का नागरिक बन सकता है। अच्छा, इसमें एक प्रश्न बनता है कि अगर वो व्यक्ति भारतीय नागरिक बन गया, मान लीजिए, तो उसके नाबालिग बच्चों का क्या? बालिग की बात नहीं कर रहा हूं, अगर बालिग की बात हुई तो उनको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो 18 वर्ष के हो चुके हैं, इसलिए उनको अलग से पूरी प्रोसेस फॉलो करनी होगी। लेकिन नाबालिग बच्चों का क्या? नाबालिग बच्चे तो नहीं कर सकते अप्लाई, नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या? तो याद रखना, ऐसे व्यक्ति के नाबालिग बच्चों को भी स्वतः भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। याद रखना बेटा, अगर उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल गई तो उसके जो नाबालिग बच्चे हैं उन्हें स्वतः भारतीय नागरिकता मिल जाएगी पंजीकरण के तहत। अगर वे बच्चे 18 साल से ऊपर हो चुके हैं तो उनको अलग से अप्लाई करना होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? कंफर्म? देखो, मैंने आपको भारतीय नागरिक बनने के 3 तरीके बता दिए। जो सबसे ज्यादा विवाद है, सबसे ज्यादा हो हल्ला है, सबसे ज्यादा 3-5 आपने सुनी है, वो सुनी है देशीयकरण के ऊपर। तो जो चौथा तरीका है वो है देशीयकरण।
देशीयकरण का मतलब है देसी बन जाना, देसी बन जाना। मैंने अभी आपको बताया कि तीन शर्तों में कहीं ना कहीं डीएनए, बच्चे का जो डीएनए है वो कहीं ना कहीं भारतीय है। उसके दादा, परदादा, माता, पिता या भारत में जन्म, कुछ ना कुछ तो भारत का से बिलोंग करता है, कुछ ना कुछ तो भारत से बिलोंग करता है। और इस आधार पर उसने भारत की नागरिकता मांगी है, लेकिन तब क्या कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका भारत से कोई संबंध ही नहीं है, किसी भी तरह से, जिसका भारत से कोई संबंध नहीं है, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोई भारत में कभी था ही नहीं, वो विदेशी है, मूल रूप से विदेशी है, वो भी चाहता है कि मैं भारत का नागरिक बन जाऊं। भारत घूमने आया, उसको बहुत प्यारा लगा भारत की संस्कृति, भारत के लोग, भारत की खान पान, भारत की इमारतें, जो भारत है। कश्मीर साहब जब पहली बार अकबर ने देखा तो कहा था कि अगर दुनिया में कहीं कश्मीर जन्नत है तो वो यही है। तो बेटा भारत में तो लुटेरे आए लूटने के लिए और यहीं बस कर रह गए। इतना प्यारा देश है भारत। ऐसे ही नहीं भारत की तारीफें होती, भारत की संस्कृति बहुत प्यारी है, अनेकता में एकता है भारत की विशेषता, बहुत सारी बातें हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति भारत आए और वो कहे कि मुझे भी भारतीय नागरिक बनना है, और वो मूल रूप से विदेशी है, माँ बाप कोई कुछ भी भारतीय नहीं है, अब वो भारतीय नागरिक बनना चाहता, तो क्या करना होगा? तो बेटा उसके लिए एक तरीका है देशीयकरण। क्या तरीका है? देशीयकरण। लेकिन इसके लिए एक बात याद रखना, इस नियम के तहत बेटा याद रखना, मैं लिख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ज्यादा। इस नियम के द्वारा केवल उसी देश के नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी जिस देश में भी इसी विधि के द्वारा भारतीयों को नागरिकता दी जाती है। सर इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब समझाता हूं कि अगर किसी ऐसे देश का व्यक्ति भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई करता है, किस नियम के तहत? देशीकरण के तहत। देशीकरण का मतलब समझ रहे हो? उस व्यक्ति का भारत से कोई लेना देना नहीं है किसी भी तरह से, और वो चाहता है कि मुझे भारत की नागरिकता मिल जाए। तो बेटा सबसे पहले देखा जाएगा कि वो जिस देश का वो व्यक्ति है, क्या उस देश में भी भारतीयों को नागरिकता दी जाती है? कि जब मान लीजिए मैं उस देश में चला जाऊं, क्या वो देश मुझे भी इसी देशीयकरण के तहत अपने यहां पर नागरिकता देता है? अगर मुझे वो देश नागरिकता नहीं देता तो हम भी उस देश के नागरिक को नागरिकता नहीं देंगे। इस बात को दिमाग में समझ लेना। अगर वो देश भारतीयों को नागरिकता नहीं देता है तो हम उस देश के नागरिक को भारत की नागरिकता नहीं देंगे। एक तरह से गिव एंड टेक वाला रूल है। अगर आप नागरिकता हमें दोगे तो हम भी आपको नागरिकता दे देंगे। ये बात विशेष रूप से याद रखना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो हम उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता नहीं देंगे। दूसरी शर्त क्या है बेटा? कि उसको भी अप्लाई करना होगा। बिना अप्लाई के तो नागरिकता नहीं बना सकते हम, उसको भी अप्लाई करना होगा। तो बेटा जिस दिन वो अप्लाई कर रहा है, आवेदन करने की तिथि से पहले लगातार 12 माह तक
भारत में रहा हो, भारत में रहा हो लगातार इन 12 महीनों में वो कहीं बाहर ना गया हो। इन 12 में जिस दिन उसने अप्लाई किया है, जिस दिन उसने अप्लाई किया है उस दिन के 12 महीने पहले, उस दिन के 12 महीने पहले लगातार भारत में रहा हो। और सुनो, इसके अलावा भी बेटा ये चीजें लिखते जाना, क्योंकि लिखा हुआ आपके दिमाग में रहेगा, लिखा हुआ आपके दिमाग में रहेगा, मेरा सुना हुआ शायद दिमाग में ना रहे। ये जो 12 महीने लगातार भारत में रहा है, इन महीनों को नहीं देखा जाएगा। इनके अलावा ये 12 महीने के अलावा पुराने 14 साल फिर देखे जाएंगे। पुराने 14 साल 12 माह के अलावा, 12 माह के अलावा पिछले 14 वर्ष में से 11 वर्ष भारत में रहा हो, भारत में रहा हो। जिस दिन उसने अप्लाई किया था उसके 12 महीने पहले लगातार भारत में रहा हो, और उन 12 महीने के अलावा पिछले 14 साल देखे जाएंगे कि 14 साल में क्या आप 11 वर्ष तक भारत में रहे थे, भारत में रहे थे। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए आज से 18 साल पहले भारत में आ गया था, 18 साल पहले भारत में आ गया था, और 18 साल में से 14 साल देख लेते हैं अपन, तो 14 साल देखा आपने, तो क्या 14 साल में से लगातार 11 साल भारत में रहा है? वो कुछ दिन के लिए विदेश चला गया, फिर भारत में आ गया, फिर चला गया, फिर आ गया, चला गया आ गया, वो देखा जाता है। लेकिन क्या उसने भारत में 14 में से 11 वर्ष काटे हैं? मान लीजिए भारत में आया और चला गया घूमने फिरने के लिए, लेकिन उसका मन नहीं लगा, उसका वहां पर मन नहीं लगा, उसका मन भारत में ही है, उसका मन भारत में ही है। वो जाता है लेकिन उसका कहीं पर मन नहीं लगता, अपने देश में भी उसका मन नहीं लगता। तो ऐसी स्थिति में वो आता है, यहाँ पर रहता है। जब 14 साल तक भारत में रहेगा और 11 साल का जो टाइम पीरियड भारत में काटा है, तो यकीन मानिए बहुत लंबा समय होता है। इतना लंबा समय होता है कि वो यहाँ की भाषा सीख जाता है, यहाँ की बोली सीख जाता है, यहाँ का रहन सहन भी सीख लेता है। और ऐसी स्थिति में वो जाता है और कहता है सरकार से कि देखिए अब मैं भी देसी हो गया, मैं भी बिल्कुल आपके जैसा हो गया, अब तो मुझे भी यहीं अच्छा लगता है, मैं कहीं जाना नहीं चाहता, मैं कहीं जाना नहीं चाहता, और अब भारत में ही रहना चाहता हूं। तो उसको आवेदन करना पड़ेगा, सरकार पूरी जांच लेगी। इसके अलावा और क्या देखेगी? इसके अलावा देखेगी कि वह अच्छे चरित्र का हो, वह अच्छे चरित्र का हो, अच्छे चरित्र का हो, यह भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी। ठीक, संविधान की 8वीं अनुसूची, अच्छा 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में भाषा है। कितनी भाषाएं? 22 भाषा। 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा जानकार हो, अच्छा जानकार होना चाहिए। केवल जानकार से काम नहीं चलेगा, केवल जानकार से काम नहीं चलेगा कि बस उसे केवल भाषा आती है, बस उसे केवल भाषा आती है, आने से काम नहीं चलेगा। बहुत अच्छी आनी चाहिए। जो 8 अनुसूची हैं, उन 8 अनुसूचियों में करीब 22 भाषाएं दी गई हैं। कितनी भाषाएं? उन 22 भाषा में से कम किसी एक भाषा का वो अच्छा जानकार होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा का है तो बहुत अच्छी बात है, एक से ज्यादा का है तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक भाषा का जानकार नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। इसके अलावा और क्या? इसके अलावा और क्या? इसके अलावा और शर्त यह है, इसके अलावा और शर्त है कि सबसे पहले उसे उस देश की जिसका वो निवासी था नागरिकता त्यागनी होगी, नागरिकता त्यागनी होगी। अच्छा,
ये नागरिकता तब त्यागेगा जब उसको नागरिकता मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपके कहने पर उसने उस देश की नागरिकता त्याग दी और आपने नागरिकता दी नहीं तो बेचारा मारा जाएगा। नहीं, जिस दिन उसको नागरिकता मिल रही है उस दिन उसे अपने मूल देश की नागरिकता त्यागनी होगी। ये सारी बात हम कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 के बाद या 26 जनवरी 1955 के बाद कर रहे हैं। तो बेटा उसको उस देश की नागरिकता त्यागनी होगी और भारत की नागरिकता स्वीकार करनी होगी और संविधान में निष्ठा की शपथ भी लेनी होगी। भारतीय संविधान में निष्ठा की शपथ लेनी होगी। इस बात की शपथ लेगा कि मैं भारतीय संविधान में लेनी होगी, भारतीय संविधान में पूरी निष्ठा दिखाऊंगा और भारत के संविधान का, भारत के रीति रिवाजों का पूरी तरह से आदर करूंगा। ये बात अगर कोई एक रखता है तो उसको भारतीय सरकार, भारतीय केंद्र, भारतीय सरकार या भारतीय संविधान के तहत पंचदेशीकरण के तहत भारत की नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। इसमें एक अपवाद क्या है, उस अपवाद को समझिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, देखो जो नागरिक बनाने की शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, मानव कल्याण में, बात समझते रहना, मानव कल्याण में, मानव प्रगति में, मानव प्रगति में, विश्व शांति में, इन क्षेत्रों में कोई बहुत अच्छा काम किया है, कला के क्षेत्र में, विज्ञान में, साहित्य में बहुत अच्छा काम किया है, नोबेल जैसे पुरस्कार उसको मिल गए, मान लीजिए, नहीं नोबेल नहीं भी मिले तो भी अलग बात है, ऐसा नहीं कि नोबेल ही मिला हो तो ही, उसने बहुत अच्छा काम किया है, एक बहुत अच्छी ख्याति प्राप्त कर रही है कोई ऐसा विदेशी व्यक्ति अगर भारत के लिए नागरिकता के लिए अप्लाई करता है तो भारत की संसद को ये अधिकार है कि वो जो अभी मैंने आपको शर्तें बताई थी, 14 वर्ष रहना, 14 में से 11 वर्ष रहना, भारत की निष्ठा में, निष्ठा तो वैसे भी माननी पड़ेगी, 14 में से 11 वर्ष रहना, 12 महीने तक लगातार रहना, इन सारी शर्तों में से कुछ शर्तों में छूट दे सकती है। मान लीजिए 14 वर्ष वाली शर्त हटा दी, मान लीजिए 11 वर्ष लगातार वाली शर्त हटा दी, या 12 महीने लगातार वाली हटा दी, या ये सारी शर्तों में उससे कह देगी हमें आपके लिए कोई शर्त नहीं रखनी, आप तो अप्लाई कीजिए, हम आपको तुरंत नागरिकता दे देंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो भारतीय संविधान, भारतीय संसद उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि अधिकार किसके पास है? संसद के पास, तो भारतीय संसद उस व्यक्ति के लिए कुछ शर्तों में छूट दे सकती है या उसको सभी शर्तों से मुक्त कर सकती है और उस विदेशी को भी भारतीय की नागरिकता दे सकती है, लेकिन उसको उस देश की नागरिकता छोड़नी होगी। देखो विशेष शर्तों के तहत मैंने आपको बताया था नागरिकता 2 देशों की भी मिल सकती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता चाहता है तो उसके लिए शर्त यही है कि आप उस देश की नागरिकता छोड़ दीजिए। अगर आप विशेष उपलब्धि रखते हो तो ये अच्छा कितनी छूट देनी है, कितनी ज़्यादा देनी है, कितनी कम देनी है, ये उस व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करता है कि उसने कितना बड़ा काम किया है। बहुत ज़्यादा बड़ा काम किया, नोबेल पुरस्कार तक ले लिया है, तो जाहिर सी बात है उसको कोई शर्त नहीं रखी जाएगी और तुरंत उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। क्या बेटा आपको इतनी बात समझ में आई है? क्या आपको मेरी इतनी बातें समझ में आई है? मैंने आपको 4 तरीके बता दिए, 5वां तरीका और देख लीजिए, 5वां तरीका और देख लीजिए कि भारत की नागरिकता और कैसे मिल सकती है। मैंने कहा भूमि अर्जन द्वारा, भूमि अर्जन द्वारा, ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। मान लीजिए भारत ने किसी ऐसे राज्य क्षेत्र को जीत लिया या उस राज्य क्षेत्र का भारत में विलय करवा लिया। अब वो राज्य क्षेत्र भारत में मिल गया तो जाहिर सी बात है कि वहां के लोग भी भारत में मिल जाएंगे। अब जब लोग भारत में मिल जाएंगे तो भारत के नागरिक भी माने जाएंगे। एक स्टोरी सुनाता हूं इसी के ऊपर।
एक बार क्या हुआ, पाकिस्तान के सारे लोग इकट्ठे हुए, पाकिस्तान के सारे लोग इकट्ठे हुए। पाकिस्तान बहुत गरीब देश है बेचारा। तो उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, पाकिस्तान का विकास कैसे किया जाए, क्या कर सकते हैं हम कि पाकिस्तान का विकास हो जाए। तो सारे बूढ़े पुराने नए युवा सब इकट्ठे हुए, एक टाल पे बैठ गए। तो उन्होंने कहा मेरे विचार में एक आइडिया है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। एक बोला उनमें से कि क्या करें। तो बोला एक काम करते हैं, अपन पाकिस्तान उस पर अमेरिका पे आक्रमण कर देते हैं। तो उन्होंने कहा इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अमेरिका का हम आक्रमण करेंगे तो अमेरिका हमसे युद्ध लड़ेगा, अमेरिका हमसे युद्ध लड़ेगा, हम युद्ध में हार जाएंगे। अब जब हम युद्ध में हार जाएंगे तो हम अमेरिका का हिस्सा हो जाएंगे। अब जब अमेरिका का हमें हिस्सा हो जाएंगे तो अमेरिका की तो जिम्मेदारी बनती है अपने क्षेत्र का विकास करना, तो हम सबका वो विकास अपने आप ही करेगा। लोगों ने कहा वाह 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 क्या आइडिया है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा आइडिया है। अब उनमें कोई बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था, कोई बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था। वो धीरे से बोलता है कि वो सब तो ठीक है, हमें तुम्हारी बात समझ में आई कि भाई अगर हम युद्ध हार जाएंगे तो अमेरिका हमारा अपने आप विकास करेगा, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम युद्ध जीत गए तो अमेरिका का क्या होगा। तो बेटा जब भारत किसी राज्य क्षेत्र को जीत लेगा या उसे अपने राज्य में मिला लेगा तो उस क्षेत्र का विकास करना भी भारत की जिम्मेदारी है। अब जब भारत की जिम्मेदारी है तो भारत केवल एक घोषणा करेगा, भारत की संसद केवल एक घोषणा करेगी और उस क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाएंगे। कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बात करनी है, सिर्फ एक बात करनी है कि घोषणा करेगा, उस विजय क्षेत्र के सभी नागरिकों को भारतीय नागरिक का दर्जा दे देगा। और ये आप देख चुके हैं, क्या नहीं देखा आपने? आपने नहीं देखा कि हमने गोवा को इसी तरह से, देखो देश आजाद होने के बाद हमने गोवा को मिलाया है, हमने सिक्किम को देश आजाद होने के बाद मिलाया है, हमने पांडिचेरी को देश आजाद होने के बाद मिलाया है। तो बेटा यहां के नागरिक भी भारतीय नागरिक हैं, जबकि हमने इन्हें बाद में अर्जित किया है या बाद में विजित किया है, बाद में मिलाया है। तो बेटा अगर भारत किसी राज्य क्षेत्र को भारतीय राज्य क्षेत्र में मिला लेता है तो ऐसी स्थिति में वहां रहने वाला प्रत्येक नागरिक स्वतः ही भारतीय बन जाएगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा उसे, कोई पंजीकरण नहीं, कोई देशीकरण नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई वंश परंपरा नहीं, वहां का रहने वाला हर नागरिक भारत का नागरिक माना जाएगा। तो बेटा मैंने आपको 5 तरीके भारत के नागरिक बनने के बताए। कितने तरीके? 5 तरीके भारत के नागरिक बनने के बताए। अब मैं आपको बताता हूं कि 3 तरीके जिनसे भारत की नागरिकता जा सकती है। नागरिकता का त्यगन, नागरिकता का त्यगन, त्यगन का मतलब होता है छोड़ना। त्यगन क्या हो सकता है? पहला तरीका यह है कि आप स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ दो, स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ दो, नागरिकता छोड़ दो। भारत ने कभी किसी को नहीं रोका, भारत ने कभी किसी को नहीं रोका। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ सकता है। अब इसमें भी एक बात याद रखना, अगर मान लीजिए कि मेरे पिताजी हैं, मैं एग्जांपल देता हूं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, भारत दुनिया का सबसे सुंदर देश है, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। मान लीजिए कि मेरे पिताजी कहते हैं कि अमेरिका बहुत अच्छा देश है, अब मैं तो अमेरिका में रहना चाहता हूं, बहुत सारा पैसा हो गया उनके पास, बहुत सारा पैसा कमा लिया, अब वो कहते हैं कि नहीं हम तो अमेरिका में जाकर रहेंगे, बहुत प्यारा देश है अमेरिका, उनको ऐसा लगता है। अब वो अमेरिका जाने लगे और अमेरिका की नागरिकता स्वीकार करने की बात करते हैं, तो कहते हैं हम भारत की नागरिकता छोड़ने को तैयार है, क्योंकि वहां की शर्त यही है कि आपको अमेरिका की नागरिकता लेनी है तो भारत की नागरिकता छोड़नी होगी। अब अगर उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी तो मेरे साथ क्या होगा? क्योंकि मैं उनका पुत्र हूं, क्या मेरी नागरिकता चली जाएगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी उम्र 18 से ऊपर है, मैं बालिग हूं और मुझे जन्म के आधार पर नागरिकता मिल चुकी है, मुझे मेरे जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिल चुकी है। वंश परंपरा के लिए इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वंश परंपरा में मेरा जन्म विदेश में होना चाहिए था, मेरा जन्म तो भारत में हुआ है।
तो जन्म के आधार पर मुझे नागरिकता मिल चुकी है, तो मेरी नागरिकता नहीं जाएगी, मेरी नागरिकता नहीं जाएगी, क्योंकि मैं बालिग हूं, 18 वर्ष से ऊपर का हूं और मुझे नागरिकता पहले ही मिल चुकी है। लेकिन अगर मैं यही बात करूं कि भाई मेरे पास आज बहुत सारा पैसा है और मुझे स्विट्जरलैंड बहुत पसंद है या मुझे कनाडा बहुत पसंद है, अब मैं कनाडा जाना चाहता हूं और मैं वहां की नागरिकता ले लूंगा, तो अगर मैं कनाडा की नागरिकता लूंगा, अब चूंकि मेरा जो बच्चा है वो 18 वर्ष का नहीं है और उसको नागरिकता नहीं मिली है, नागरिक तो वो भी है लेकिन वो नाबालिग है। अगर मैं विदेश की नागरिकता लेता हूं तो मेरे बच्चे की नागरिकता का क्या होगा? तो नाबालिग बच्चे की नागरिकता चली जाएगी, बालिग की नहीं जाएगी। 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे की नागरिकता नहीं जाएगी, लेकिन अगर बच्चा नाबालिग है तो उस बच्चे की नागरिकता इसके तहत चली जाएगी, क्योंकि मैंने नागरिकता छोड़ दी है तो मेरा बच्चा भी मेरे साथ ही जाएगा और उसकी भी नागरिकता चली जाएगी। तो सर क्या वो बच्चा बाद में नागरिकता ले सकता है? बिल्कुल। जब वो बच्चा 18 साल का हो जाएगा, जब वो बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो वो बच्चा इस आधार पर कि मेरा जन्म भारत में हुआ था और जन्म के आधार पर जिस वक्त मेरा जन्म हुआ मेरे माता और पिता दोनों भारतीय थे, अब नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस वक्त मेरा जन्म हुआ उस वक्त मेरे माता और पिता दोनों भारतीय थे, इस आधार पर मुझे भारत की नागरिकता दी जाए और जन्म के आधार पर 18 वर्ष का होने के बाद वो भारत की नागरिकता के लिए बाकायदा आवेदन दे सकता है और उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। क्या इतनी बात बेटा आपको मेरी समझ में आई है? अगर समझ में आई है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, हर चीज बताऊंगा बेटा आपको, हर चीज बताऊंगा। हाँ, एक बात और याद रखना बेटा, अगर मैं नागरिकता छोड़ना चाहता हूं, मान लीजिए, गौर से सुनना बेटा, याद रखना, जैसे भारत में रहता हूं, भारत बहुत अच्छा देश है, या कोई व्यक्ति ऐसा रहता है, मैं अपने ऊपर एग्जांपल ना दूं तो अच्छा है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति भारत में रहता है तो भारत की सुख सुविधाओं सबका उपभोग कर रहा है, बहुत खुशी से भारत में रहता है, लेकिन भारत में अगर युद्ध हो गया, किसी देश से युद्ध हो गया और सेनाएं घिरी चली आ रही हैं, भारत के ऊपर चढ़ती चली आ रही हैं, और उस व्यक्ति को डर लगा, उसको लगा कि यार भारत से भाग जाना चाहिए, भारत से भाग जाना चाहिए, क्यों ना मैं भारत से भाग जाऊं, और वो नागरिकता छोड़ने की बात करता है, मुझे नागरिकता छोड़नी है, आवेदन देता है नागरिकता छोड़ने के लिए। तो ऐसी स्थिति में भारत की सरकार उसका जो आवेदन है उसको लंबित कर सकती है। याद रखना, युद्ध की स्थिति में आवेदन लंबित रहेगा का मतलब है उस पर निष्कर्ष नहीं निकलेगा, पेंडिंग पड़ा रहेगा, लंबित रहेगा। क्यों? सरकार कहेगी जब तक भारत सुख सुविधा में था, जब भारत परेशानी में नहीं था और जब भारत तुम्हें सुविधाएं दे रहा था तब तो तुम मजे काट रहे थे, अब जब भारत पर संकट की घड़ी आई है तो तुम विदेश को भाग रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि युद्ध की स्थिति में भारत की सरकार को यह अधिकार है कि वो आपको सैनिक के रूप में उपयोग कर सकती है, आपका हर व्यक्ति को सैनिक के रूप में उपयोग कर सकती है, हर व्यक्ति के संसाधनों का भी सरकार उपयोग कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि युद्ध के समय तुम डर के मारे किसी और देश के लिए भागने लगो और उस देश की नागरिकता स्वीकार करने के लिए आप यहां से आवेदन देने लगो, क्योंकि वो देश जब आवेदन दोगे आप वहां पे नागरिकता के लिए तो वो आपके देश में भी वेरीफाई करेगा इस चीज को। तो ये चीज देखी जाती है कि ऐसा तो नहीं है कि युद्ध के जर की वजह से भाग रहा है। तो युद्ध की स्थिति में अगर आप अपनी नागरिकता त्यागना चाहते हो तो वो मामला लंबित रहेगा। बात समझ में आ रही है? दूसरा, बर्खास्तगी की बात करें। बर्खास्तगी वो थी स्वेच्छा से छोड़ने पर, क्या थी? स्वेच्छा से। दूसरी बात करें बर्खास्तगी कर। बर्खास्तगी का मतलब है कि अगर आपने किसी और देश की नागरिकता स्वीकार कर ली, अगर आपने किसी और देश की नागरिकता स्वीकार कर ली तो कुछ नहीं करना, आपसे आपके देश की भारत की नागरिकता अपने आप छिन जाएगी, आपसे भारत की नागरिकता अपने आप छिन जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा सर, हम तो बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिन्होंने दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर ली है और वो भारत के भी नागरिक हैं, जैसे अमिताभ बच्चन है, सचिन तेंदुलकर हैं। तो बेटा ऐसी स्थिति में क्या है कि उन्हें जो नागरिकता दी गई है वो सम्मान के रूप में दी गई है। किसके रूप में दी गई है? सम्मान के रूप में दी गई है। और सम्मान के रूप में अगर कोई नागरिकता दी जाती है तो वो नागरिकता एक सम्मान के रूप में दी गई है, इसके तहत आपके पास रह सकती है। सम्मान के रूप में दी गई है, राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है उसके लिए।
सम्मान के रूप में दी गई है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास उन दोनों देशों की नागरिकता रह सकती है, लेकिन उसमें भी कुछ सीमाएं और बंधन होते हैं, उस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? तीसरी बात करें वंचन की। तीसरी बात करें वंचन की। वंचन 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 का मतलब है वंचित करना। वंचित करना। देखो, पिछली दो स्थितियों में नागरिकता व्यक्ति खुद छोड़ रहा था। एक में वह स्वेच्छा से छोड़ रहा था कि मुझे छोड़नी है, दूसरे में वो किसी और देश की नागरिकता ले रहा था, इसलिए उसने अप्लाई किया था मुझे छोड़नी है। दो स्थितियों में व्यक्ति नागरिकता खुद छोड़ना चाहता है। दो स्थितियों में, पहली दोनों स्थितियों में नागरिकता व्यक्ति खुद छोड़ना चाहता है, लेकिन तीसरी स्थिति अगर बात करें वंचन की, तो वंचन की स्थिति में याद रखना, लिख देता हूं मैं, इसमें केवल उसी व्यक्ति, इसमें क्या करते हैं, आदमी खुद नहीं छोड़ता, सरकार छीन लेती है। उन व्यक्तियों से सरकार नागरिकता छीन लेती है। इसमें केवल उसी व्यक्ति की नागरिकता छीनी जाएगी जो पंजीकरण या देशीकरण से भारत का नागरिक बना हो। इसको समझना, जैसे अगर भारत सरकार चाहे कि मुझसे मेरी नागरिकता छीन ले तो नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि मैं पंजीकरण और देशीकरण से भारत का नागरिक नहीं बना हूं, मैं बना हूं जन्म के आधार पर। तो जो व्यक्ति पंजीकरण या देशीकरण, आपको बताया था मैंने देशीकरण के बारे में, पंजीकरण के बारे में, अगर उससे कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बना है तो उससे भारत की सरकार को अधिकार है कि भारत की सरकार उस व्यक्ति से जो पंजीकरण से या देशीकरण से भारत का नागरिक बना है। अब पंजीकरण में मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन हमारी पूरी शर्त थी, और देशीकरण का मैंने आपको बताया था पूरा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो इस बात को समझना बेटा, इस बात को समझना, इसके लिए ऐसा क्यों करेगी सरकार? सरकार इससे क्यों करेगी? देखो, इसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन है कि जब उसने अपना पंजीकरण करवाया था, तो उसने जो जानकारी दी थी वो जानकारी या तो गलत हो सकता है कि उसने जो जानकारी दी थी वो गलत थी, ठीक, या उसने कहा था कि मेरे माता पिता भारतीय थे, उस टाइम चेक किया गया तो समझ में नहीं आया, किसी कारण से भ्रामक जानकारी दी और हमें पता नहीं चला, या उसने कोई ऐसा तथ्य छुपा लिया हो जो सरकार को पता नहीं था। हमने कहा था कि उसका चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए, मान लीजिए उसने भारत की नागरिकता ले ली और वो भारत की जानकारी विदेशियों को सौंप रहा है, या भारत की गुप्त सूचनाएं वो किसी विदेश को दे रहा है, या किसी ऐसे देश के लोगों के साथ मिल रहा है जिस देश की भारत से दुश्मनी है, या जिस देश के साथ भारत के व्यापारिक संबंध नहीं है, उस देश के साथ व्यापार कर रहा है। ऐसी स्थिति में भारत की संसद को यह अधिकार है कि वो पंजीकरण या देशीकरण से जो व्यक्ति नागरिक बना है उस व्यक्ति से नागरिकता छीन लेगी। इसके अलावा हमने जब उससे कहा था कि भाई तुम्हारा चरित्र अच्छा होना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसको भारत की नागरिकता मिली, नागरिक बनने के 5 वर्ष के अंदर, जिस दिन नागरिकता मिल गई उसके बाद 5 वर्ष नहीं हो पाए, 5 वर्ष के अंदर उसे किसी भी न्यायालय द्वारा 2 या अधिक वर्ष की सजा दी गई हो। याद रखना, मैंने लिखा है किसी भी न्यायालय द्वारा, चाहे वो भारत का नया न्यायालय हो, चाहे किसी विदेश का न्यायालय हो। 1-2 दिन की बात नहीं है, 1-2 दिन की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं
कम से कम 2 साल, मान लीजिए 1-2 दिन की बात ऐसी नहीं होती कि मान लीजिए मोटरसाइकिल से जा रहा था वो अपनी, भारत का नागरिक बन गया और किसी के एक्सीडेंट हो गया, 2 दिन के लिए थाने में बंद कर दिया गया या कोर्ट ने उसको पकड़ लिया कि भाई तुम्हें 3 महीने की सजा दी जाती है, तुमने किसी को एक्सीडेंट कर दिया, हाथ पर तोड़ दिए। तो ऐसे नहीं, उसको कम से कम 2 साल की सजा दी गई हो, कम से कम। अब आईपीसी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा 2 साल का कारण क्या है। तो कम से कम उसे 2 साल की सजा दी गई हो, वो भी कब? जिस दिन नागरिक बना था, उस नागरिक बनने के 5 साल के अंदर अंदर। अगर उसे ऐसी सजा कोई मिल गई किसी भी भारत के कोर्ट द्वारा या विदेश के भी किसी कोर्ट द्वारा, जिस देश का वो था उस देश के कोर्ट द्वारा भी उसे अगर कोई ऐसी सजा दे दी गई तो उससे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। इसके अलावा और क्या? अगर वो बिना किसी सूचना के भारत का नागरिक बन गया, पंजीकरण से या देशीकरण से वो व्यक्ति भारत का नागरिक बन गया, बिना सूचना दिए, बिना सूचना के 7 वर्ष तक बाहर रहता है, भारत से बाहर रहता है, विदेश में रहता है, बिना सूचना दिए। अगर सूचना दे के गया तो ठीक है, बिना सूचना के अगर वो 7 वर्ष तक विदेश में रहता है तो भी उससे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी, लेकिन इसमें अपवाद है, इसमें एक अपवाद है, अपवाद याद रखना। विदेश में पढ़ने वाले बच्चे मान लीजिए किसी ने 18-19 साल का होने पर भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई किया, पंजीकरण के द्वारा या देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता मिल गई, लेकिन वो विदेश से पढ़ाई कर रहा है। अब जब विदेश से पढ़ाई कर रहा है, भले ही वो भारत का नागरिक बन गया तो पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा, या भारत सरकार की नौकरी कर रहा है, और नौकरी के सिलसिले में विदेश गया है, या अपनी नौकरी के सिलसिले में विदेश गया है, या किसी ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ है वो जो विदेश के लिए काम करता है, भारत सरकार ने उसको नागरिकता दे दी। किसी ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ है जिसका मुख्यालय है, जिसका कार्य विदेश में ही है, और ऐसे कार्यों के लिए वो 7 वर्ष के लिए बाहर जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों से नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। लेकिन अगर उसने संविधान का अनादर किया, नागरिकता छीनने की बात कर रहा हूं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो देशीकरण से, पंजीकरण से भारत का नागरिक बना है और वो संविधान का अनादर करता है, संविधान को मानने से इनकार कर देता है, भारत की समृद्धता को मानने से इनकार कर देता है, भारत विरोधी गतिविधियां करता है, ऐसी कोई एक्टिविटी करता है जो भारत में संदिग्ध है, ऐसी स्थिति में उससे भारत की नागरिकता छिन जाएगी। क्या आपको मेरी इतनी बातें समझ में आ रही हैं बेटा? एक देखो, नागरिक बनने के सीधे सीधे 5 तरीके हैं: जन्म द्वारा, वंश परंपरा द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और भूमि अर्जन द्वारा। 3 तरीके छिनने के हैं। खुद छोड़ दो, किसी दूसरे देश की स्वीकार कर लो, या सरकार तुमसे छीन ले। 3 तरीके छिनने के हैं, इनको मैंने आपको पूरा बताया। CAA के ऊपर एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा, आप मुझे बताना कमेंट करके, तो अगर कोई दिक्कत हो तो। ये नागरिकता अधिनियम जो है आपका 1955 पूरा कंप्लीट होता है। अगर कोई चीज़ होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा इसमें आपको। मेरे साथ बने रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो मैथ्स बाय ध्यानु सर चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। टेलीग्राम पे एक पेज है मैथ्स बाय ध्यानु सर, उसको भी ज्वाइन करो। बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए एक नई घोषणा लेके आऊँगा और जल्द से जल्द हम बहुत अच्छा मैथ पर भी वीडियो डालना चालू कर देंगे, क्योंकि एक लंबा समय हो गया है मैथ की वीडियो मैंने नहीं डाले हैं। तो 1 या 2 दिन में ही आपको मैथ की वीडियो भी वापस मिलने लगेंगे। ठीक है, इतनी देर तक मेरा साथ दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके बाय बेटा, खुश रहो।